चलिए अब रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों पर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रुद्रपुर नगर निगम की नवनिर्मित बिल्डिंग और सभागार का शुभारंभ किया। इसके अलावा 15 करोड़ की लागत से तैयार उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यालय की 2 सड़कों का शुभारंभ भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत शहरों को कूड़े के ढेरों से मुक्ति दिलाना और उन्हें ग्रीन जोन में बदलना लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों के कूड़े का निस्तारण अपने स्तर पर ही करने की अपील की है। ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर को खाली कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम पहुंची। मौके पर लोग कार्रवाई का विरोध करते दिखे। परिसर में भवनों को तोड़ने की कार्रवाई रविवार की सुबह शुरू कर दी गई। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की ओर से बड़ी संख्या में फोर्स मौके पर तैनात किया गया। ऑफिसर कॉलोनी से भवनों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने हरिद्वार मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रशासन की ओर से इन मार्गों पर ट्रैफिक को एम्स और श्यामपुर बाईपास रोड पर डाइवर्ट किया गया। आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को खाली होने से बचाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी कोशिश शुरू कर दी। हरक सिंह रावत आईडीपीएल में चल रहे धरने के बीच पहुंचे और कहा कि कांग्रेस कॉलोनी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार यदि जबरदस्ती कॉलोनी को खाली कराने का प्रयास करेगी तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार अन्याय कर रही है। बरसात का समय है, ऐसे में पिछले 4 दशक से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बलपूर्वक हटाने का जो षड्यंत्र सरकार ने रचा है, उसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आईडीपीएल के लोगों को पुनर्वास करने के बाद कॉलोनी खाली कराने की मांग की है। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं के जल्द बीजेपी में जाने की अफवाहें बहुत गर्म हो रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह कई नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, साथ में कुछ विधायक भी। लेकिन प्रीतम सिंह ने इस तमाम बातों को अफवाह करार देते हुए साफ कहा है कि कुछ लोगों का अफवाह फैलाने का काम ही है। कुछ लोगों को इसी में ही मजा आता है, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। मैं तो आपके सामने हूँ और मेरे घर में जो है मेरी माता जी का देहांत हुआ और आज मैं पहली बार जो है प्रेस से मुखातिब हो रहा हूँ। जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, उनको कहने से क्या असर होता है। ये बात तो राहुल गांधी तक के सामने नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष कि भाई मेरे को कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ बीजेपी में जा रहा हूँ, तो उसमें राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे पता है कि प्रीतम सिंह नहीं जा। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि यहां के 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि आगामी वर्षों में उत्तराखंड का परचम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, जिसके लिए कम से कम सफल अभ्यर्थियों की संख्या 108 के ऊपर हो। खासतौर पर उत्तराखंड की बेटियों की जो भी सभी दिशाओं में उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संकल्प संस्था, जो कि अभी तक 8000 से ऊपर आईएएस तैयार कर चुकी है, वो निमंत्रण दिया कि वह उत्तराखंड में एक शाखा खोले ताकि उत्तराखंड के अभ्यर्थी उसका लाभ ले सके। पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी, इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है।
हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कि कोई संकल्प लिया जाए। तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसटीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है, उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में सिर्फ एक छात्र की तैयारी नहीं होती, पूरे परिवार का एक सपना होता है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ आना और राज्यपाल जी से एक सम्मान लेना मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार रहेगी। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के और भी बच्चे यही अनुभव अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी, तो मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी, जो चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन, हमें मोटिवेटेड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो इन सब को फोकस करें, डिटर्मिन्ड रहें। पहली अंकित चौहान हत्याकांड में पुलिस ने प्रेमिका डॉली उर्फ माही और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के बाद 4 लोग फरार चल रहे थे, जबकि पुलिस सपेरे को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अंकित हत्याकांड की मास्टरमाइंड माही और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, माही और डॉली ने अंकित चौहान की हत्या सांप से कटवा कर की थी, जो कि प्रदेश की ऐसी पहली घटना थी। रविवार को आईजी नीलेश आनंद भरड़े और एसएसपी पंकज भट्ट ने संयुक्त रूप से इसका वारदात का खुलासा किया। कारोबारी अंकित चौहान की हत्या पर माही पीलीभीत अपनी नौकरानी के घर पहुंची, जहां से उनके नेपाल भागने की खबर पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीमें लगातार उसके पीछे लगी थी। पीलीभीत के बाद वह दिल्ली बस से गए थे। पुलिस पूछताछ में माही ने बताया कि वह बरेली से दिल्ली भागे थे, जहां वो कई महंगे होटल्स में रुके। इसके बाद वहां से कोर्ट में सरेंडर होने के लिए हल्द्वानी आ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माही ने बताया कि अंकित को बियर पीने के लिए बुलाया था, जिसके बाद अंकित घर पहुंचा तो वह भीगा था। बारिश में भीगने से वह माही के बेड पर कंबल ओढ़कर लेट गया। तभी चोरों ने उसे दबा दिया और सपेरे ने सांप से उसकी जीभ के ऊपर कटवा दिया, जिसके बाद अंकित तड़पता रहा और इस बीच उसे दूसरी बार फिर कटवाया, जिसके बाद अंकित की मौत हो गई। इसके बाद राम अवतार और दीप कांडपाल गाड़ी लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह खोजने लगे, जिसके बाद अंकित की लाश को कार में डालकर भुजिया घाट की ओर ले जाया गया। यहां मौका न मिलने से वह वापस लौट आए और 3 पानी बाईपास के कार में छोड़कर चले गए। फिलहाल अंकित हत्याकांड में नौकर और नौकरानी फरार चल रहे हैं। खुलासे में सामने आया कि दीप कांडपाल से वह पिछले 8 साल से प्रेम करती थी, जबकि अंकित 6 साल से उसके साथ था। यहां साफ हो गया है कि दीप और माही पहले से ही रिलेशनशिप में थे। डॉली और माही, इसको आज जो है पुलिस ने उसके जो है साथी है दीप कांडपाल, दोनों को जो है आज पुलिस ने रुद्रपुर के एन इंटर जहां कॉलेज से जो है अरेस्ट किया हुआ है। पुलिस कई दिनों से सरगर्मी से पूरे 4 लोगों की तलाश कर रही थी। 2 लोग जो है अभी राम अवतार, उषा देवी अभी भी फरार है। इन जो फरार लोगों पे जो है 50,000 का इनाम चल रहा था। हमारी 6 टीमें इस पे कार्य कर रही थी, तो इन्होंने जो है आज जो है बड़ी मेहनत से जो है 2 जो मुख्य अभियुक्त है डॉली माही और जो है दीप कांडपाल, इनको अरेस्ट किया है। और अंकित चौहान है, ये जो माही का कहना है कि उसके काम में काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी दे रहा था, उसके ऊपर बाहर आने जाने पर निर्बंध लगा दिए थे। दीप कांडपाल के साथ मिलके जो है अंकित चौहान की जो है वो रमेश नाथ सपेरा है, उसको बुलवा कर जो है सांप से कटवाया, जो है कंबेल में लपेट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर चमोली हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत कर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। आपको बता दें, चमोली में एसटीपी प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जिसमें से 9 घायलों को उपचार के बाद एम्स के डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप और सुशील का अभी एम्स के ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा विवेचना एवं परिकल्पना कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामायिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा की। आपको बता दें कि इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के माध्यम से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगी। जिसमें हम समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे, राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर जहां कांग्रेस उत्तराखंड से पदयात्रा निकालकर अग्निवीर योजना का विरोध करने की बात कर रही है, तो राहुल गांधी भी 10 दिन के लिए पदयात्रा करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि कांग्रेस को इस योजना के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देश की सेवा के लिए अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए युवाओं के साथ युवतियां भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रही है, उससे साफ है कि यह योजना युवाओं के हित में है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अग्निवीर के बारे में बोलना उचित नहीं है। हमारी बेटियों ने जब बड़ी संख्या में अग्निवीर के लिए आवेदन दिए हैं, उसमें आने के लिए अपनी इच्छा जताई नहीं, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन दिए हैं, तो इससे ये बात तो साफ हो गई कि अग्निवीर के प्रति ये जो विपक्ष द्वारा एक गलतफहमी फैलाई जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व के सारे देशों में आज अग्निवीर का रिवाज है। कहीं 4 साल, कहीं 1 साल भी है, कहीं 5 साल भी है, कहीं 10 साल भी है। उसमें अधिक बोलना उचित नहीं है। बहुत द्रुत गति से इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस कोई आज नहीं लेता। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने के आदेश दिए। कोर्ट के इस फैसले पर संत समाज ने भी खुशी जताई है। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने कहा कि जल्द वाराणसी में भी भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि काशी प्राचीन शिव नगरी है। हिंदू धर्म शास्त्रों से इसका वर्णन है। उसका कहना है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा गया, मगर हिंदू राजाओं ने फिर उसे स्थापित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा परिसर है, मगर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, इससे पूरा विश्व जानता है। कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है, इसका संत समाज स्वागत करता है। काशी जो है, काशी आज की नहीं है, प्राचीन काशी है और काशी है भगवान शिव की नगरी है। और काशी जो है हमारा ये जो सनातन है, जो हमारा जो वेद, जो हमारी उपनिषद है, उसमें वर्णन है काशी त्रिशूल पे बसी हुई है। तो जो काशी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वो एक बार नहीं कई बार बना हुआ है। मुगलों ने वहाँ पे आकर के उसको तोड़ा, फिर बाद में कहीं हमारे राजा, हिंदू राजा आकर के उसको बनाए। आपने देखा होगा जो काशी का जो पूरा एरिया, मंदिर का एरिया है, वो पूरा जो है जो काशी विश्व, यह सिर्फ विषय मात्र आस्था का नहीं है, मानवता का विषय है, क्योंकि ये तो नैतिकता भी यही कहती है। और इसमें तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को भी अपना यह चीज़ सौंप देनी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी भाईचारा की एक नींव होगी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ऐसे में अगर वह इस भाईचारे को बढ़ावा दे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा और इसमें कोर्ट कचहरी की भी जरूरत नहीं ना पड़ेगा, खुद से ही सौंप दे, क्योंकि काशी प्राचीन नगरी है और वह इतनी प्राचीन है कि आप मानकर चलिए कि उसके बारे में जब वृतांत आता है हमारे शास्त्रों में, तो काशी
का एक अलग ही महात्म्य है, वहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है। यह केदारनाथ दौरे के बाद कथावाचक मुरारी बापू विवादों में आ गए हैं। उनकी केदारनाथ गर्भगृह में खींची गई फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। सवाल बद्री केदार मंदिर समिति के नियमों पर उठ रहे हैं, जिसके बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार मंदिर के भीतर फोटो खिंचवाना, यहां तक कि मोबाइल ले जाना भी बैन है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ गर्भगृह में हुई फोटोग्राफी पर तंज कसा है। गोदियाल की माने तो रसूखदार लोग वहां कैमरा ले जाते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी करते हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? राज्य सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति की इस पर पूरी जवाबदेही बनती है। श्री केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। इस आदेश को लगकर वहाँ पर अभी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूँ सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये सरकार चुनी और सरकार ने वायदे किए थे कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो आम लोगों की बेहतरी के लिए तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम हमारे देवालय सुरक्षित रहते। आज वो भी स्थिति नहीं है। सरकार से ये भी नहीं बन पाया कि वो देवालयों को सुरक्षित रह पाए। मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर में बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की जलमग्न कृषि भूमि को देखा। किसानों से बात कर गणेश जोशी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा बैंकों की रिकवरी पर लगाम लगाई गई है और वहीं औद्योगिक केमिकल से क्षेत्र की फसलों के नुकसान पर उन्होंने जांच की बात भी कही। की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पहले यहाँ आ चुके हैं। कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे सिडकुल से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। लेकिन आप निश्चित रहिएगा कि पूरे क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया है। जी सर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।